बेवा कैंसर की मरीज थी जिससे मेरे बाप ने दूसरी शादी की थी। इसकी एक 11 साल बेटी थी जिससे हमें नफरत थी। जब वो बेवा मार गई तो अम्मा ने उसे अपनी मुलाजमा बना लिया। अम्मा इसे पुराने कपड़े और बासी खाना देती। इस तरह हम जवान हो गए और वो भी जवान होकर बहुत हसीन हो गई। अम्मा इसकी खूबसूरती से कायफ होने लगी। एक दिन अम्मा ने बहाने से इसके चेहरे पे गरम तेल करा दिया। इसका चेहरा जलकर खराब हो गया। अम्मा और हम इसे नमाज में रोता हुआ देखते पर भूल गए थे कि अल्लाह रस्सी खींच लेता है। कुछ दिन गुजरे जब हम माल घूमने गए, वहां अचानक आग लग गई जो हमारे चेहरों समेत। अब्बा को अंदर दाखिल होते देखकर हमारे हंसते और खिलखिलाते चेहरों को ब्रेक लग गई, क्योंकि अब्बा के गले में फूलों वाला हार था जो आमतौर पर शादियों में दूल्हे के गले में डाला जाता था। लेकिन अब्बा के गले में वो हार क्यों था, ये जानने के लिए हम सारे ही बेताब थे। तभी मेरी छोटी बहन, जो कि बहुत ज्यादा अतावली थी, वो अब्बा के पास पहुंची और कहने लगी, अब्बा जी हार क्यों पहना, ये कहाँ से आया, किसने दिया आपको। अब्बा कहने लगे, बेटा ये हार दोस्तों ने पहनाया है। इनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, ऐसे कौन से दोस्त हैं इन्होंने इस उम्र में आपको ये हार बनाया, ये तो महाराजे पहनते हैं। अब्बा कहने लगे, उम्र की कोई पाबंदी नहीं, बंदा जब भी किसी भी वक्त पहन सकता है। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के कान खड़े हो गए। वो कहने लगी, मुझे सच सच बताओ क्या करके आए हो। अम्मा ने किसी खदशे के तहत पूछा था, जब पर अब्बा पर कोई जवाब ना दिया और दरवाजे से ही पीछे मुड़कर किसी और को इशारा किया। अब्बा के इशारे के बाद ही एक औरत 10-11 साल बच्ची का हाथ पकड़े घर में दाखिल हुई थी। इसे देखकर अम्मा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चलते हुए इस तक जा पहुंची और इसे देखकर पूछने लगी, महमूद साहब ये कौन है। वो औरत इंतहाई घबराई हुई थी जबकि नजरें झुकी हुई थी। अब्बा ने कहा, ये मेरी जोजा है। अब्बा ने ये बात जितने पुरसकून लहजे में कही थी, अम्मा इतने ही सख्त लहजे में चीखी थी और कहने लगी, महमूद साहब ये किस किस्म का मजाक है, मुझे सच सच बताएं ये औरत कौन है। अब्बा कहने लगे, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर तुमसे मजाक क्यों करूंगा, सच यही है, ये मेरी जोजा है। अभी कुछ देर पहले ही मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है। अब्बा का सुकून अब भी काबिले दीद था, मगर अम्मा का चैन सुकून सब उड़ चुका था। अम्मा अब्बा से कहने लगी, आपको शर्म ना आई इस उम्र में ऐसा चांद चढ़ाते हुए, आपके बच्चे समझदार हैं, क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले और खानदान वाले, क्या सोचेंगे। आपने क्या सोच कर ये कदम उठाया, कहाँ रह गई थी कमी मेरी वफा और मोहब्बत में, जो आपने ये दिन दिखाया, मुझ पर सौतन लाड उठाई। कहते हुए अम्मा का लहजा भीग गया, जबकि अब्बा ने आगे बढ़कर अम्मा को शानों से थाम लिया और कहने लगे, बल्कि इस बेगम तमाशा करने की जरूरत नहीं। इस्लाम मुझे 4 शादियों का हुक्म देता है, मैंने अगर दूसरी कर ली तो क्या कबाहत है। मेन चीज होती है कि मैं हकूक में कोई कमी नहीं रखूंगा, कोई कोताही नहीं होगी। बाकी दो निकाह करूं या 4, तुम्हें किसी किस्म का कोई झमेला करने की जरूरत नहीं। अब्बा को अम्मा का शोर मचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी वो अम्मा को समझाते हुए बोले, लेकिन अम्मा इनकी बात सुनकर मजीद बखर गई। कहने लगी कि नहीं महमूद साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझ पर सौतन नहीं ला सकते, ये गलत है। आपने मेरी मर्जी के बगैर ये निकाह कैसे कर लिया। मैं इस औरत को अपने घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगी। आप अभी के अभी इसे तलाक दें और घर से निकालें। अम्मा ने नफरत से इस औरत को देखते हुए कहा, जिसे हमारे घर आए हुए महज चंद मिनट हुए थे और अम्मा को इन चंद मिनटों में ही इससे इतनी नफरत हो गई थी जैसे न जाने कितने वर्षों से इसकी दुश्मन हो। अम्मा को वहीं खड़े देखकर अम्मा इस औरत पर झपटी थी ताकि इसे मार सके, लेकिन अब्बा एकदम से आगे आए और कहने लगे, बल्कि इस बेगम, ये तुम्हारी पहली और आखिरी खता है। आज के बाद तुम गलती से भी इस इरादे से इनकी तरफ नहीं बढ़ोगी। ये बेसहारा नहीं, मैं इनका मुहाफिज हूँ। अगर तुमने इनके साथ कोई भी ज्यादती करने की कोशिश की तो मुझे अपने मुखालिफ खड़ा पाओगे। तुम तो जानती ही हो कि मैं किस कदर इंसाफ पसंद हूँ। अब्बा ने आप भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। अब्बा ऐसे ही थे, ना शोर शराबा हंगामा करते थे और ना ही इन्हें ये सब पसंद था। वो चाहता था कि अगले बंदा भी इंतहाई तहम्मुल और सुकून से इनकी बात सुन ले और समझ ले। जब ऐसा नहीं होता तो इस वक्त फिर अब्बा का दूसरा रूप देखने को मिलता था। कभी कभी ही बाहर आता। अम्मा कहने लगी कि महमूद साहब ये ज्यादती है, मैं इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको अभी और इसी वक्त फैसला करना होगा, आपको इसे छोड़ना होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अम्मा ने इंतहाई जिद्दी लहजे में कहा। अम्मा को लगता था अगर वो अब्बा से ऐसे कहेगी तो अब्बा मजबूर हो जाएंगे और इस औरत को छोड़ देंगे, मगर अब्बा की अगली बात सुनकर अम्मा का सारा गुरूर और मान चकनाचूर हो गया। अब्बा कहने लगे, बेगम अब ये मेरे निकाह में आ चुकी है, मैं इसे हर किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि जो हो चुका है इसे कबूल करो। शायद यही अल्लाह की मर्जी थी और सुकून के साथ खुद भी रहो और इसे भी रहने दो। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं कर सकती तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलो बानो बेगम।
कमरे में चलो। अब्बा इतना कहते ही अम्मा समेत हम सबको हक्का बक्का छोड़े इस औरत को वहां से लेकर जा चुके थे। जबकि अम्मा पर तो क्यामत ही गुजर गई थी। अम्मा जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या इस दिन के लिए मैंने कुर्बानियां दी थी कि मुझे यूं बेवकूफ कर दिया जाए। अम्मा कुछ देर वहीं खड़ी बातें करती रही और फिर तेजी से अपने कमरे की जानब गई और वहां जाकर सूटकेस निकाल कर अपने कपड़े डालने लगी। हमने अम्मा से कहा कि हम भी आपके साथ ही जाएंगे। अम्मा कहने लगी कि नहीं, तुम यहाँ अपने अब्बा के साथ ही रहोगे। हमने अम्मा को कहा कि अगर आप यहाँ से गई तो हम भी अपने बाप के साथ नहीं रहेंगे, हमें अब्बा के साथ नहीं रहना, हमें तुम्हारे साथ जाना है। तो अम्मा ने फिर हमारे भी बैग पैक किए और फिर हमें लेकर मामू के घर आ गई। यहाँ आकर अम्मा ने खूब रोना धोना डाला था और अब्बा की खूब ज्यादा शिकायतें लगाई थी, जिन पर मामू भी भड़क उठे थे। अगले ही रोज मामू ने फोन करके अब्बा को अपने घर बुला लिया। मामू अब्बा से कहने लगे कि ये आपने क्या किया, आप मेरी बहन पर सौतन कैसे ला सकते हैं। मेरी बहन ने तो कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको औलाद दी, मोहब्बत दी, वफा दी, आपको और क्या चाहिए था, भला आपने ऐसा क्यों किया। और वो भी इस उम्र में जब आपके खुद के बच्चे जवान होने वाले हैं। तो मामू अब्बा पर सख्त बरहम थे। अब्बा कहने लगे, भाई साहब बात वो नहीं जो बल्कि इस बेगम ने आपको बताई है। आपकी बहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आपकी बहन एक अच्छी हमसफर और साथी और अच्छी माँ है। इसने सारी जिंदगी मेरा, मेरे घर का और मेरे बच्चों का ख्याल रखा। मुझे आपकी बहन से कोई शिकायत नहीं। आपकी बहन की मेरे दिल में बहुत कदर है, जो मुकाम इसका है वो कोई नहीं दे सकता। अब्बा ने इतना कहते वक़्फ़ किया तो मामू कहने लगे, अगर मेरी बहन के साथ आप इतने खुश और मुतमिन थे तो फिर इस पर सौतन लाकर बैठाने की क्या तुक बनती थी। अब्बा की ज़बानी अम्मा की तारीफें सुनकर मामू का गुस्सा कुछ हद तक जाता रहा था, मगर बरहमी अभी भी कायम थी। अब्बा कहने लगे, भाई साहब मैंने वो उनका महज इंसानियत की खातिर किया, वरना खुदा गवाह है मुझे इस निकाह की कतई जरूरत नहीं थी। अब्बा की बात सुनकर मामू पूछने लगे कि आपकी बात का मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तो अब्बा कहने लगे, भाई साहब बात दरअसल ये है कि वो औरत बेवा है, हमारे मोहल्ले में किराए के घर पर रहती है और खुद लोगों के घरों में काम काज करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। इसका कोई भी अजीज और रिश्तेदार नहीं जो इन बेसहारा माँ बेटी का सहारा बनता। हुआ कुछ यूं कि जब तक वो ठीक थी खुद कमाकर घर का इंतजाम चलाती रही, मगर अब पिछले 6 महीने से वो कैंसर में मुब्तला है। इलाज और दवाइयां ना होने के सबब वक्त के साथ साथ मर्ज की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो कोई भी काम करने की काबिल नहीं रही। घर में फाके चल रहे थे, जबकि 4 महीनों के किराया भी बाकी था, जिस पर कल मालिक मकान ने इसे घर से निकाल दिया और इसका जो थोड़ा सा सामान था वो भी जब्त कर लिया। वो दोनों माँ बेटी रात मस्जिद में रही। जब मैं सुबह नमाज पढ़ने गया तो इसकी जात ज़ेरे बहस थी। इमाम साहब चाहते थे कि कोई अल्लाह की खातिर इसको अपने निकाह में कर ले। इसके पास जो बच्चे कुछ दिन हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे। अब जहाँ हम रहते थे आप जानते हैं किसी की भी इतनी पसली नहीं कि वो एक साथ दो दो बीवियां रख सके और इनकी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। चंद एक लोग थे मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने इस बारे में सोचा तो यही नतीजा निकला कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अस्तात जरूर रखता हूँ कि 2-4 हफ्ते इस बेवा और बेसहारा औरत के नान नुक्ते का बंदोबस्त कर सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि अल्लाह की रजा के लिए मैंने इससे निकाह किया और इसकी यतीम बच्ची के सर पर हाथ रख लिया। अब आप बताएं मैंने गलत किया क्या है। गलत तो तब होता है जब आपकी बहन की किसी किस्म की हक तलफी करता। मैंने आपकी बहन से कुछ भी नहीं कहा। आपकी बहन खुद ब खुद नाराज होकर यहाँ चली आई है। मैंने इसे कुछ गलत नहीं कहा। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे वापस जा सकती है, क्योंकि वो इसी का घर है और मेरे बच्चों का घर है। इनके घर वो घर अधूरा ही है। अब्बा अपनी बात खत्म करते हुए उठ खड़े हुए। मामू भी उठ खड़े हुए और अब्बा से माजरत करते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दे, मेरा लहजा कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गया था। दरअसल बहन का मामला था, इसलिए अब्बा ने मामू से कहा कि माजरत की कोई बात नहीं भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ। आप बल्कि इस बेगम से पूछें कि अगर वो जाना चाहें तो मैं इन्हें साथ लेकर चलता हूँ। मामू ने अब्बू से कहा कि आप थोड़ी देर रुके, मैं पूछ के आता हूँ। मामू बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से साइड पर हो गई थी। अम्मा ने ही मुझे कहा था कि जाके सुनो मामू अब्बा से क्या बात करते हैं। मामू अम्मा के पास गए और इन्हें सारी बात बताई और इन्हें कहा कि अपने घर जाओ, इस बीमार औरत की बीमार पुरसी करके तुम भी थोड़ा सा स्वाब कमा लेना, अल्लाह तुमसे खुश होगा। मगर अम्मा मुकर गई और कहने लगी कि मुझे कोई स्वाब नहीं कमाना, वो ही कमाए। मैं इस घर में अपनी सौतन की मौजूदगी में नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मा ने हतमी अंदाज में कहा था। मामू अम्मा को समझाना चाह रहे थे मगर अम्मा ने मामू की मजीद कोई बात ना सुनी और वहां से चली गई। जिस पर मामू वापस अब्बा के पास आए और कहने लगे, अभी आप चले जाएं, वो काफी अरसे बाद मेके आई है, बच्चों को भी छुट्टियां हैं तो इन्हें कुछ दिन यहाँ रहने दें। बच्चों की भी थोड़ी तफरीह हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मैं खुद ही आकर इन्हें छोड़ जाऊंगा।
मामू ने कहा तो अब्बा जी बेहतर है कहते हुए उठ खड़े हुए और फिर मामू से इजाजत लेते हुए घर वापस रवाना हो गए। 2-3 रोज तक मामू ने कुछ ना कहा था, लेकिन इसके बाद वो अम्मा को समझाने लगे कि यूं अपना घर बार छोड़कर बैठ जाना अच्छी बात नहीं, तुम्हें घर जाना चाहिए। मगर अम्मा ना मानती थी। मामू अम्मा से कहते कि बल्कि इस तुमने फजूल की जिद लगाई हुई है, यूं करके तुम अपना घर खराब कर लोगी, अपने शोहर के दिल से उतर जाओगी तुम। अम्मा कहने लगी जब तक वो मेरी शर्त नहीं मानेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब्बा ने कहा कि तुम्हारी शर्त फजूल है, तुम्हारी इस शर्त को कभी नहीं मानेगा। यूं तुम इसकी नजरों में अपनी वक़्त कम कर रही हो, इसलिए बेहतर है अपने घर चली जाओ। लेकिन वो न मानी। मामानी ने मामू से कहा कि अम्मा को अब सख्ती से समझाएं, वो यूं प्यार से इसकी बात नहीं मानेगी, इस पर सख्ती करें, इसको अपने घर भेजिए। मैं भी अम्मा के पास आई थी और अम्मा से कहा कि अम्मा चलो ना, अब घर चलते हैं, मुझे घर की बहुत याद आ रही है और अब्बा की भी। अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। दिल तो अम्मा का भी नहीं लग रहा था, मगर अम्मा ने अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। अम्मा कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, अपने बाप को फोन करो आकर तुम्हें ले जाए। अम्मा की बात सुनते ही मामू अंदर आ गए। अम्मा से कहने लगे इनके बाप को फोन करने की जरूरत नहीं, अपना और बच्चों का सामान पैक करो, मैं खुद तुम लोगों को छोड़ के आऊंगा। अम्मा ने कुछ कहना चाहा तो मामू ने अम्मा को बीच में ही टोक दिया और कहने लगे बस बहुत हो गई जिद, अब और नहीं, मैं तुम्हें अपना घर बर्बाद करने ही नहीं दूंगा। चलो उठो जल्दी से और याद रखना, दोबारा कभी नाराज होकर यहाँ मत आना, खुशी से आओ तो इस घर के सारे दरवाजे खुले हैं, मगर नाराज होकर कभी इस घर का रुख मत करना। मामू ने सख्त लहजे में कहा। मामू की ये सख्ती काम आई थी। अम्मा रोते धोते ही सही मगर घर जाने को तैयार हो गई। जिसके बाद मामू हमें घर ले आए। अब्बा ने इंतहाई खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया। हम तो इतने दिनों बाद अब्बा को देखते ही अब्बा से लिपट गए थे, जबकि अम्मा अभी भी अब्बा से नाराज थी। वो बिना कुछ कहे ही अम्मा के अपने कमरे में चली गई। अब्बा ने मामू को खाने पर बहुत रोका, मगर मामू सहूलत से इनकार करते हुए वापस चले गए थे। अब्बा ने हमसे बहुत प्यार किया। इन्हें भी हमारी याद आ रही थी। हम 3 बहन भाइयों में अब्बा की जान बसती थी। अब्बा कुछ देर हमारे साथ रहे, फिर अम्मा को मनाने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो अम्मा को मना कर ले आए और फिर हमें खाने पर ले गए। हमारी सौतेली माँ और इसकी बेटी घर पर ही थी। खैर यूं वक्त गुजरने लगा। तकरीबन 1 महीने और कुछ दिन बाद इस कैंसर की मरीजा औरत का इंतकाल हो गया था। इसकी बेटी किंजा हर वक्त माँ को याद करके रोती थी। तब एक रोज अब्बा इसे लेकर अम्मा के पास आए थे और अम्मा से कहने लगे बेगम एक दरखास्त है तुमसे, इस बच्ची का भी अपनी बच्चियों की तरह ख्याल रखना। अगर ये लड़का होती तो मैं तुम पर जिम्मेदारी कतई तौर पर ना डालता, मगर तुम जानती हो बच्चियों के कुछ मामलात हैं, माँ का साथ होना बेहद जरूरी है। अब इसकी सगी माँ तो रही नहीं, लेकिन अगर तुम इसे अपने साए में लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब्बा ने एक उम्मीद के तहत अम्मा से कहा। मैं भी वहीं खड़ी थी, मुझे यूं लगा कि अम्मा इनकार कर देंगी, मगर अम्मा का जवाब सुनकर मेरी आंखें हैरत से दो चंद हो गई। अम्मा उठकर किंजा के करीब आई और इसको अपने साथ लगा कर कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, किंजा भी मेरी बेटी ही है, मैं इसे बिल्कुल मुस्कान और अनीला की तरह ही रखूंगी। अम्मा ने कहते साथ किंजा के माथे पे प्यार किया था। अब्बा को भी खुशगवार हैरत हुई थी। मेरी तरह इन्हें भी यही बात लगी थी कि शायद अम्मा इनकार कर दे, मगर अम्मा ने तो जरा भी तेवरी न चढ़ाई। अब्बा अम्मा की हैरत से देख रहे थे। जब अम्मा कहने लगी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देखते हैं, अब्बा ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा कि मुझे लगा शायद मुझे तुम्हारी मिन्नतें करने पड़ेंगी, तुम किंजा की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, मगर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अब्बा की बात सुनकर अम्मा कहने लगी मुझे माफ कर दे, मुझसे नादानी में बड़ी गलती हो गई, दरअसल मुझे आपका निकाह का सदमा लगा था, इसी वजह से मेरा रवैया रहा, मुझे माफ कर दें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्बा ने अम्मा का शुक्रिया अदा किया। दिन गुजरने लगे और जल्दी अम्मा की इस बात और इस रवैये के पीछे का पस मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। जब एक रोज हम आराम कर रहे थे तो अम्मा कमरे में आई और किंजा के पास आते ही इसे खींच कर खड़ा किया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी बेटी बनाया है तो बेटी बनकर रहो, ज्यादा महारानी बनने की जरूरत नहीं, चलो किचन में आकर मेरी मदद कराओ, मैं अकेली जान सारा दिन लगी रहती हूँ, तुम लोगों को जरा भी तरस नहीं आता, मुझे भी जरा रेस्ट दे दो। अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगी आए अम्मा मैं आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे बताएं क्या करना है, मैं वो कर लूंगी, आप मुझे बताकर कमरे में आराम कर लेना। इसकी बात सुनकर अम्मा कहने लगी अरे बेबी, हमारे नसीबों में आराम कहाँ, अभी तो मुझे लगता है 2-4 साल मजीद तुझे सिखाते सिखाते गुजर जाएंगे, न जाने तो कितनी फोड़ होगी। अम्मा की बात सुनकर कहने लगी अम्मा मैं फोड़ नहीं हूँ, मैं अपनी अम्मा के साथ सारा काम करवाती थी, अम्मा को देख देख कर मुझे भी सारा काम आता है, आप मुझे बस बता दें क्या करना है। इसने कहा तो अम्मा के साथ साथ हम सबको भी हैरत हुई, भला एक 11 साल की बच्ची को काम कैसे आता होगा। मैं खुद 13 साल की थी, मगर अभी तक मुझे अंडा तक उबालना नहीं आता था, ना ही चाय बनानी आती थी, क्योंकि अभी तक अम्मा सिर्फ मेरे नखरे उठा रही थी।
اس نے کبھی مجھے کچن کی شکل تک نہ دیکھنے دی۔ میں زیادہ سے زیادہ کسی کو پانی یا جوس بنا کر دینا ہوتا تو وہ کر لیتی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں آتا تھا۔ اماں نے اس سے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ بھلا تمہیں کیا کیا آتا ہے۔ اتنا کہہ کر اماں اسے اپنے ساتھ لے کر نکل گئی اور وہ روز اور پھر یہ روز اماں نے اسے مکمل کچن میں ہی جھونک دیا۔ اماں صرف ناشتہ بناتی تھی، دن کا کھانا کنزا اسکول سے واپس آ کر بناتی۔ اسکول سے واپسی پر ہی سارے کام کرنے پڑتے کیونکہ اماں ناشتے کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ کنزا پہلے آ کر روٹی بناتی، پھر پورے گھر کی صفائی کرتی، اس کے بعد بھرا ہوا سنک برتنوں کا بھی دھوتی تھی۔ کنزا کو دن کا کھانا کھانے کا وقت ہی نہ ملتا، اس کے حصے کی پکی ہوئی روٹی ہم لوگ شام کی چائے کے ساتھ کھا لیا کرتے اور وہ بیچاری پھر صبح یا اگلی رات کی بچی ہوئی روٹی ہی کھاتی۔ پھر ابا کے آنے سے پہلے پہلے اس کے رات کا کھانا بھی بنانا ہوتا تھا۔ یہ اماں کا سختی سے عادت تھا کیونکہ ابا کے آنے کے بعد اماں کنزا کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی اور اس سے انتہائی محبت سے پیش آتی۔ ابا کو یہی لگتا کہ اماں کنزا سے سچ میں بہت محبت کرتی ہے، اسی لیے اماں ابا سے بہت خوش تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اماں کے جانے کے بعد ان کا کنزا سے کیسا رویہ ہوتا ہے۔ اماں نے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی تھی کہ کنزا ستیلی ہے اور وہ ستیلی ہی رہے گی۔ اماں نے ہمارے دل میں کنزا کے لیے نفرت ڈالی جیسے کہ اس کے اپنے دل میں تھی۔ ہم بھی کنزا سے کھار کھانے لگے۔ اماں کے سکھائے کے طریقے کے مطابق ہم لوگ ابا کے سامنے اس کا خوب خیال رکھتے اور اس سے محبت کرتے، مگر ابا کی غیر موجودگی میں ہم لوگ اسے جھنجھوڑ کے رکھتے تھے۔ وہ روزانہ بلا وجہ ہی ہمارے تشدد کا شکار ہوتی۔ آج مجھے اپنی اسکول ٹیچر پر بہت غصہ تھا جس نے مجھے ٹیسٹ میں نقل کرتے ہوئے پکڑا تھا اور ساری کلاس اور سارے اسٹاف کے سامنے میری خوب بےعزتی کی تھی۔ سب کے سامنے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ وہی غصہ میرے اندر دبا ہوا تھا جو کنزا کو دیکھ کر اچانک ہی باہر آ گیا تھا۔ میں نے کنزا کو چوٹی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا تھا اور زمین کی طرف دھکا دیا جو اس استاد کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے جا گری۔ اس کی کمر میں کافی چوٹیں آئی تھی جس کی تصدیق اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ نے کر دی۔ اماں اس کی آواز سنتے ہی ایک دم دوڑی آئی تھی۔ اس کو نیچے گرا دیکھ کر کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ تو میں نے کنزا کے پیروں میں ٹانگ ماری اور نفرت سے کہا کچھ نہیں ہوا، ذرا سی بات کیا کہہ دی اسے یوں ہی موت پاڑ جاتی ہے۔ اماں مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی کنزا ایک دم سے بول پڑی اور کہنے لگی اماں مسکان باجی نے مجھے مارا ہے، میری کمر میں بہت زور سے لگی ہے، میں ابا کو بتاؤں گی، انیلا اور جنید بھی مجھے مارتے ہیں، اسے شاید سچ میں بہت زور کی لگ گئی تھی، تبھی وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا کہ وہ ابا کو کچھ بتائے گی۔ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے جا کر کنزا کا جبڑا دبوچ لیا۔ وہ بیچاری ابھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اماں اسے کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے ابا کا نام بھی لیا یا انہیں کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گی۔ اگر یہ بات ان تک پہنچی تو اماں نے صرف اتنا کہنے پر بس نہیں کیا بلکہ اسے گھسیٹتے ہوئے کچن میں بھی لے گئی جہاں چلتے ہوئے چولہے پر اماں نے اس کا ہاتھ رکھا۔ وہ چیخنے لگی اور خود کو چھڑوانے لگی اور کوشش کرنے لگی اگر اماں نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چولہے پہ رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے کنزا کا منہ دبایا ہوا تھا تاکہ اس کی چیخنے کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ کنزا بری طرح سے مچل رہی تھی۔ آخر اماں کو اس پر رحم آ ہی گیا مگر تب تک اس کا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا۔ اماں نے اسے کہا کہ دوبارہ اگر اپنے ابا کو کچھ بھی بتانے کا سوچا تو اگلی مرتبہ اس آگ میں تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ تمہاری زبان ہوگی، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا اور اپنے ہاتھ پر کچھ لگا لینا جس زخم تمہارے ابا کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گی۔ اماں غصے سے کہتے درد میں تڑپتی بھلکتی کنزا کو وہیں چھوڑے مجھے لے کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم نے بہت ظلم کر دیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگی ظلم میں نے نہیں بلکہ تم نے کیا ہے۔ ضرورت تھی اس کو اتنی زور سے مارنے کی، وہ تو شکر کرو میں نے وقت پر اس کا منہ بند کروا دیا ورنہ وہ تمہارے ابا کو سب کچھ بتا دیتی۔ اگر ایک مرتبہ اس کا منہ کھل جاتا تو سمجھو پھر کھل ہی جاتا، پھر وہ اگلے پچھلے سارے ظلم جمع کرتی اور ٹوکری لے کر تمہارے ابا کے پاس پہنچ رہی ہوتی، پھر تمہارا باپ بنا دیر کیے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر تم لوگوں سمیت مجھے اس گھر سے باہر کر دیتا۔ جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، اس کو سبق سکھانے کے لیے یہی ضروری تھا۔ اب وہ ساری زندگی ڈری رہے گی اور کبھی بھی اپنا منہ کھولنے کی جرات نہیں کرے گی۔ اماں اپنے کارنامے پر بہت مطمئن تھی، اسے یقین تھا کہ کنزا کبھی بھی اپنا منہ نہیں کھولے گی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کنزا بری طرح ڈر گئی تھی۔ شام میں ابا نے اس کے ہاتھ پر لگی ہوئی چوٹ دیکھی تھی مگر ابا کے پوچھنے پر اس نے جھوٹ بولا اور بتایا کہ اسکول میں ڈیسک کی کیل نکلی ہوئی تھی، وہ کیل لگی ہے۔ ابا ایک دم سے پریشان ہو گئے اور اس طرف آ کر کہنے لگے آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تب اماں بولی اور کہنے لگی محمود صاحب پریشانی والی بات نہیں، میں خود لے کر گئی تھی اس کو ڈاکٹر کے پاس، زیادہ نہیں لگی، بس بچی ہے نا، اوپر ڈاکٹر نے اس کے لیے پٹی کر دی تاکہ پانی
लग कर जख्म खराब ना हो। अब्बा अम्मा की बात सुनकर इस तरफ से तो मुतमिन हो गए, मगर वो स्कूल वालों की तरफ ताके और कहने लगे, मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा। इस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है इन लोगों ने स्कूलों में, आज के इसके हाथ में लगी है, अल्लाह ना करे कल को किसी और के बच्चे को कहीं लग गई तो क्या होगा। मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा। अब्बा ने गुस्से से कहा। इनका गुस्सा देखकर यूं लगता था जैसे वो सचमुच स्कूल जाने के लिए तैयार थे। अम्मा कहने लगी, नहीं नहीं महमूद साहब, आपको जाने की जरूरत नहीं। इन लोगों की तो जाकर मैंने वो क्लास ली है कि वो लोग सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैंने उन्हीं से सुनाई है। वो बेचारे तो हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने लगे थे और मेरे सामने ही फिर प्रिंसिपल ने सारे कमरों से खराब फर्नीचर निकलवा कर मरम्मत के लिए भेजा है। अम्मा ने फौरन से ही नई कहानी घड़ी थी और अब्बा ने इस कहानी पर भी यकीन कर लिया था। यूं ही अम्मा अक्सर व बेशतर अब्बा किंजा को बीच बीच में ज्यादा तकलीफ दिया करती थी। कभी इसके बाल जला देती तो कभी पुश्त, कभी क्या। ये सब तशद्दुद महज इसलिए किया जाता था कि कहीं किंजा अब्बा को कुछ बता ना दे। किंजा हमसे डरी सहमी रहने लगी थी। इसने हमारे साथ हंसना खेलना छोड़ दिया था। वो चुपचाप घर के सारे काम करती और फिर चुपचाप एक कोने में गोशनशी हो जाती थी। अब्बा इसकी संजीदा तबीयत को बेहद पसंद करते थे। यूं ही चंद साल गुजरे, वक्त पार लगाकर उड़ता गया और हम लोग जवानी की दहलीज पर पहुंच चुके थे। जवान होकर हम लोगों के रंगो रूप खिल चुके थे, मगर किंजा के हुस्न के आगे हमारा हुस्न मान पड़ जाता था। इसके चेहरे पर बेहद नूर था, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाजें पढ़ने के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी थी। जबकि हम लोग तो अब्बा के डर से कभी कभार बस जुमे की नमाज पढ़ लिया करते थे। इसका हुस्न हम सब के दिल पर सांप की तरह लौटता था और सबसे ज्यादा तो मुझे इससे चिढ़ हो गई थी। कॉलेज में हर कोई इसकी खूबसूरती के सीधे पड़ता था। सारी लड़कियां इसके शफाफ हुस्न की शेदाई थी। वो अक्सर इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। ऐसे में मुझे इसके सामने अपना आप एक इंतहाई छोटा और कमतर लगता था। इस रोज मैं भी जली भुनी अम्मा के कमरे में पहुंची थी और अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, अब तो इसका कॉलेज छुड़वा दे या इसे घर पर बैठाओ। अम्मा, कॉलेज में हर कोई इसकी तारीफें करता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं इसे जान से मार दूंगी। तुझे बोला भी था कि इसका कुछ कर, जिससे वो काली और बदनुमा हो जाए, इसकी स्किन झुलस जाए, दानों से इसका मुंह भर जाए, मगर तुम कुछ भी नहीं कर रही। बस हाथ पे हाथ रखी बैठी हो और सारा मेरा तमाशा बनते हुए देख रही हो। वहां मेरा खून जल जल कर आधा भी नहीं रहा। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मोई लड़की का क्या करूं। पूरा दिन इस लड़की को किचन में घुसाए रखती हूँ ताकि इसका गर्मी और तपश के बायस इसका चेहरा झुलस जाए, रंग काला हो जाए, मगर न जाने वो बदजात कौन सा वजीफा पड़ती है जो दिन ब दिन इसका रंग खिलता ही जा रहा है। इस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा। वो तो गुजरते दिन के साथ खूबसूरत होती जा रही है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, इसका कुछ कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसा कर कि जिससे इसका सारा चेहरा ही जल जाए। मैं इसे मशवरे दे रही थी जब अम्मा कहने लगी, बस थोड़े दिन सब्र रखो, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा जो भी करना हो जरा जल्दी करना। तो अम्मा ने इस बात में सर हिला दिया और फिर चंद दिनों में अम्मा ने अपना कामकाज दिखाया था। इस रोज मैं अपने हस्बे मामूल कमरे में बैठी थी जब मुझे दिलखराश चीज की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही चीखों का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। ये चीखें किंसा के ही थी। मैं भागी भागी कमरे से निकली। अनीला और जुनैद भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे। हम सब ने रुख किचन की तरफ किया, क्योंकि आवाजें वहां से आ रही थी। हम जो ही किचन में पहुंचे तो देखा कि किंसा अपने दोनों हाथों को चेहरे पे रखे अज़ियत से चीख रही थी, जबकि अम्मा इसके पास ही खड़ी थी। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने मेरी तरफ देखकर आंख मारी थी। मुझे समझ में आ गई कि ये अम्मा की कारस्तानी ही है। किंजा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। इसका चेहरा देखकर मेरी खुद की चीख निकल गई थी। गरम गरम उबलता हुआ तेल गिरने के बायस किंजा का पूरा चेहरा जल गया था और इस वक्त बेहद खौफनाक लग रही थी। अम्मा ने मुझे कहा कि जल्दी से जाकर कोई डॉक्टर बुलाओ, गाड़ी बुलाओ और अपने अब्बा को भी कॉल करो। अम्मा ने जब देखा कि इसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं भागी भागी अंदर गई और जाकर अब्बा को कॉल की थी। इतनी देर में जुनैद जाकर गाड़ी ले आया। अम्मा किंजा को सहारा देते गाड़ी तक लाई थी और फिर इसको गाड़ी में बिठाया था। गाड़ी में बैठते ही दर्द की शिद्दत से किंजा बेहोश हो गई थी। मैं अम्मा के साथ गाड़ी में बैठी थी और किंजा को अस्पताल ले जाया गया था। अब्बा भी सीधे अस्पताल ही आए। जब तक वो पहुंचते थे तब तक इसका ट्रीटमेंट हो चुका था और वो होश में आ चुकी थी। अब्बा आए और गुस्से में पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ। तो अम्मा ज़ारुकतार रोनते हुए अब्बा के पास गई और इन्हें कहने लगी, मुझे माफ कर दे महमूद साहब, ये सारी मेरी ही गलती है, ये मेरी वजह से हुआ है। अब्बा ने अम्मा से पूछा, कैसे हुआ, ये सब क्या कह रही हो। तो अम्मा कहने लगी, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, ये सब मेरी गलती से हुआ है। अम्मा ने ये कहते हुए अब्बा को एक और कहानी सुनाई कि महमूद साहब बच्चों ने पकौड़े खाने की फरमाइश की थी। इसलिए मैं किचन में गई थी। मैंने कढ़ाई में तेल रखा था और पकौड़ों का सामान तैयार करने लगी थी। जबकि सामान तैयार करके पीछे मुड़ी तो देखा कि कढ़ाई में उबलने वाले तेल में मक्खी पड़ गई थी। तभी मैंने वो तेल निकाल कर गिराना चाहा था। मैं नहीं जानती थी कि किंजा कब आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी। मैंने तेल का चम्मच भरकर वहीं से सिंक में गिराने की कोशिश की। तभी किंजा सामने आ गई और वो तेल इस पर गिर गया। मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। अम्मा खूब ड्रामा लगा लगा कर रो रही थी। अब्बा ने थोड़ा गुस्सा किया और फिर कहने लगे, चलो जो हुआ सो हुआ, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। अब्बा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। अब गुस्सा करके वो सब थोड़ा वापस आ सकता था। किंजा ने का हसीन चेहरा जलकर खराब हो चुका था। अब वो हम वक्त रोती रहती और जयनमाज पर बैठकर अल्लाह को पुकारती रहती थी। इसने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया था, मगर हमें इससे कोई डर ना था। हम ये बात भूल गए थे कि खुदा की भी कोई ज़ात है, जो सारी ज़्यादतियों को देख रही है और सब कुछ सुन रही है। और वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। हम ये भूल गए थे। चंद महीने बाद एक रोज़ अचानक अब्बा की मौत हो गई। अब्बा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। अब्बा की मौत के कुछ ही रोज़ बाद अम्मा ने किंजा को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहने लगी कि बहुत तोड़ ली तुमने मुफ्त की रोटियां। अब मजीद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। किंजा बेतहाशा रोने लगी थी और अम्मा की मिन्नतें करती रही, मगर अम्मा पर कोई असर न हुआ। वो कहाँ गई और कहाँ नहीं, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। थोड़ा अरसा मजीद गुजरा तो मेरा एक अच्छी जगह से रिश्ता आया और मेरी शादी तय हो गई। हम सब बहुत खुश थे और दिन रात बाजारों के चक्कर लगते थे। इस रोज भी हम लोग शॉपिंग करने बड़े मॉल में गए थे। हम चारों साथ साथ थे और महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि सारे पैसे लड़के वालों की तरफ से दिए गए थे। हमने कुछ ही देर में अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी भी रहती थी। वो चीजें खरीदने के लिए हम लोग अंदर चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब आग का सायरन बाज उठा और लोग अंधाधुंध दरवाजों की तरफ भागने लगे थे और कहने लगे, प्लाजे में आग लग गई है, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है, सब लोग भाग जाओ। हम सब जहाँ थे वहीं रुक गए। हमारे पैरों तले से जमीन